मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए नेतृत्व विकास, लोकतांत्रिक समझ और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने का सशक्त मंच साबित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय के चेयरमैन अथर शमसी, प्रमुख शिक्षाविद नीलम सिंह एवं प्रधानाचार्य ज्योति चक्रवर्ती द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद छात्रों ने अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ संसदीय कार्यवाही का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया। युवा संसद सत्र में प्रश्नकाल, शून्यकाल, नीतिगत चर्चा, बिलों की प्रस्तुति और पक्ष विपक्ष के बीच सार्थक बहस को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया। छात्रों ने जीएसटी बिल, शिक्षा सुधार, आतंकवाद, महिला सशक्तिकरण तथा बाढ़ प्रबंधन जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर तार्किक, तथ्यपूर्ण और प्रभावी तर्क प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यार्थियों के सटीक संवाद, भाषा कौशल और संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ को उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अथर शमसी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं और उन्हें नेतृत्व के गुणों से संपन्न बनाते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवा संसद बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रेरणा देती है। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि पूरे विद्यालय परिसर को संसद भवन की तर्ज पर सजाया गया था। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा घेरे, सांसदों की सीटों की व्यवस्था, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी सहित सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल वास्तविक संसद जैसी दिखाई दे रही थी। अभिभावकों ने भी इस अनोखी प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों को देश की संसदीय व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। प्रधानाचार्य ज्योति चक्रवर्ती ने कहा कि युवा संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक बनाना है ताकि वे भविष्य में राष्ट्रहित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान दी और 2023 में सिर्फ कोटा जैसे एक शहर में 26 से अधिक कोचिंग स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। हर घटना के पीछे कहानी थी। कोई एग्जाम प्रेशर से टूटा तो कोई फैमिली एक्सपेक्टेशन के बोझ से। हाल ही में दिल्ली में भी 16 साल की छात्र ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसने अपने नोट पे लिखा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते ही नहीं है। स्पीकर मैम, ये सिर्फ इंडिविजुअल केसेस ही नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम और पारिवारिक संवाद की टूटने का प्रतीक है। मिनिस्टर साहब, ऐसी जगह हालत में सरकार को नहीं लगता कि सिर्फ हेल्पलाइन शुरू करना इस गहरे सामाजिक संकट का बहुत हल्का जवाब है। और क्या हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है जो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी काउंसलिंग और अवेयरनेस दे ताकि कम्युनिकेशन गैप को कम किया जा सके? नहीं है। हमने पिछले कुछ वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य को पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप में स्थापित किया है। टेलीमानस हेल्पलाइन और किरण जैसे इनिशिएटिव तो सिर्फ शुरुआत है। आज देश के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डीएमएचपी के अंतर्गत ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक नर्स की नियुक्ति की जा रही है और अब तक 700 से अधिक जिलों में ये यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है। डिजिटल इंडिया के नाम पर पिछले 10 वर्षों से करोड़ों की टैक्स दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी गांव का बच्चा मोबाइल टावर नहीं, नींद के बेड पर चलकर नेट पर खोज रहा है। 2023-24 में 37 लाख बच्चों के स्कूलों में नामांकन घट गया। 46% स्कूल आज भी ऑफलाइन है और गांव में सिर्फ 24% बच्चे डिजिटल स्किल्स जानते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यात्रा
Because what better way to get votes than to suddenly remember half of the population? The Women Reservation Bill has been pending for decades. It's like that one WhatsApp message you keep typing but never send, always stuck in the draft folder of Parliament. Every ruling party says we fully support women empowerment, but when it comes to implementing the bill, suddenly their Wi-Fi stops working, files go missing, and everyone remembers chai break. अरे भाई, हर पार्टी बोलती है कि हम तो अपने देश की महिलाओं के साथ हैं, लेकिन जब बिल इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तब सभी नेताजी गायब हो जाते हैं। शायद उन्हें लगता है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल कोई एग्जाम का टफ चैप्टर है, जिसे वो तो बस पोस्टपोन करते रहेंगे, वो कभी सिलेबस में आएगा ही नहीं। Speaker ma'am, it is important to recall that the 2024 general election was the first election held after the passing of Nari Shakti Bandhan Adhiniyam in September 2023. Yet, the bill was not implemented for those very elections. For the 18th Lok Sabha, Women's Reservation Bill stands at just 15.6%, a decline from 14.4% in the 17th Lok Sabha of 2019. So, despite all your claims, women's voices in Parliament have actually shrunk, not strengthened. Maybe it's time for a new one. Beti ko ticket do aur beti ko full of WhatsApp jokes, slogans and chai breaks. But let me remind them, governance is not about stand-up comedy. It's about standing up for responsibility. Yes, the Women's Reservation Bill has been pending for years, not because we forgot women, but because we wanted a bill that is not just passed, but implemented effectively. Passing a bill is easy, even the opposition can do that, on paper. But implementation requires vision, courage, and long-term planning. And that, Honorable Speaker, only the ruling party has consistently delivered. Regarding census and implementation, the bill clearly states reservation of seats for women in Lok Sabha and state assemblies will take effect after the census and the subsequent delimitation exercise. The 2021 census, as we all know, was postponed due to COVID-19 pandemic. So, realistically, reservation of seats for women will come into force after the 2029 general elections. I strongly condemn the remarks of the opposition. They call it WhatsApp drafts. Well, at least we keep our drafts safe, unlike their policies, which disappear faster than their election deposits. They say we remember women only before elections. But let me remind them, Beti Bachao, Beti Padhao, Jan Dhan account for women, Mudra loans. These are not election slogans, these are real transformations changing the lives of real women across India. जहाँ पे यूथ पार्लियामेंट पहली बार बच्चे यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जो यूथ पार्लियामेंट है, इसका सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि हमारे देश के क्या नेशनल इश्यूज है या क्या देश सही से चल रही है या आगे और इससे बेहतरीन बनाना है। ये मुद्दा इसलिए हम लोगों ने चुना यूथ पार्लियामेंट का, and we thought that our children are going to be the budding leaders. So they, in a country like India, where we have a democratic government, they should be the budding leaders who should know the need of the nation, who should come to know that why we need our leaders to put forth the voice. The voice of the nation is our children. Today's generation is tomorrow's future.
सो हम ऐसे एजुकेशन देना चाहते हैं मिलेनियम में, जहाँ की बच्चे आगे बढ़ के देश का नेता नहीं बने, बट देश अच्छी तरह से चलाने लायक बने। उन्हें समझ हो कि हमारी देश में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ चैलेंजिंग है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और आगे इस देश को बेहतरीन बनाने के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म बनाने के लिए उन्हें किस तरह से देश के हर समस्याओं के बारे में अवगत होनी चाहिए। They should have proper knowledge regarding anything that's happening in the nation. Apart from that, I do believe that children should have the best of their oratory skills. They should be confident enough to stand upright and talk about the things that are required for the youth of the nation. Thank you so much.